जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आज हम क्लास 12 का जो पंचलाइट कहानी है बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित, इसको हमने पिछली क्लास में इसकी कहानी को अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब आइए बच्चों उससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं कि हमारे परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, परीक्षा अभ्यास में हम आगे बढ़ने से पहले चलते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है बच्चों कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास भी करें। बच्चों आइए जुड़िए, आप जुड़े हुए हैं दक्षिण हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। इस चैनल के माध्यम से बच्चों हम निरंतर आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक हिंदी जो हमारा विषय है इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम इस वीडियो के माध्यम से निरंतर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो इसका लाभ उठाइए, इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने हिंदी विषय को पूरी तरह मजबूत कीजिए बच्चों। हम आपके साथ पूरे परीक्षा तक बने रहेंगे। पहले उद्देश्य है कि सिलेबस को, पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराया जाए। उसके पश्चात बच्चों हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे मॉडल पेपर को लेकर। जैसे कि हमारी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम आपको निरंतर मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कि हमारा जो पंचलाइट कहानी है, इसके पहले हमने और भी कहानी पढ़ा है बच्चों। खून का रिश्ता आपने देखा होगा उस, और ये वर्तमान ये कहानी है बच्चों पंचलाइट। हमने 2 कहानी अभी तक कंप्लीट किया है। पंचलाइट में हमने प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को आज देखना है और इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे ये आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले ये पंचलाइट जो कहानी, इसकी समीक्षा कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है क्या कि समीक्षा कीजिए कहानी का, ऐसे। या फिर आपसे पूछ सकता है बच्चों कि पंचलाइट कहानी की भाषा शैली के आधार पर प्रकाश डालिए। किसके आधार पर? भाषा शैली के आधार पर प्रकाश डालिए। या फिर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन बच्चों की पंचलाइट कहानी की विशेषताओं पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, मतलब संक्षेप में, छोटे में वर्णन कीजिए बच्चों। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। या फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। या फिर आपसे पूछ सकता है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। क्या बच्चों? कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। इन सभी प्रकार के प्रश्नों का बच्चों एक ही उत्तर होगा जो हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कहानी को 5 से 6 पॉइंट में कंप्लीट किया जाता है। उस अलग अलग पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो पूरी कहानी को बेहतर तरीके से लिखेंगे और पूरा का पूरा नंबर आप प्राप्त करेंगे। तो हम उत्तर में सबसे पहले किसी भी कहानी का क्या करते हैं बच्चों, उसका पूरा एक परिचय दे देते हैं कि इसमें किस चीज के बारे में बताया है बच्चों। जैसे यहाँ पर दिया है कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। एक सेंटेंस ये हो गया। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। आपने कहानी पढ़ा होगा तो भली प्रकार समझ गए होंगे कि यह पूरी कहानी एक ग्रामीण जीवन पर आधारित है जो बिहार अंचल के प्रदेश से संबंधित है बच्चों। ग्रामीण अंचल के जीवन से संबंधित इस कहानी के माध्यम से गांव में जो रूढ़िवादिता है, जो सरलता है, अज्ञानता है, इसको अच्छे से स्पष्ट किया गया है बच्चों। इसमें आंचलिक परिवेश के आधार पर पात्रों का चरित्र चित्रण भी किया गया है। जैसा वहां का प्रदेश है उस प्रकार से पात्रों को चित्रण किया गया है बच्चों। कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा निम्नलिखित है। अब इसी प्रकार से आगे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे कथा वस्तु। ये किसी भी कहानी का बच्चों सार तत्व होता है। सारांश में आप चीजों को, पूरी कहानी को एक सारांश में आपको बता देना रहेगा। तो देखिए बच्चों, इसमें पूरी कहानी में क्या है, पंचलाइट कहानी घटना प्रधान है। पंचलाइट कहानी एक घटना पर आधारित है, घटना प्रधान है। कहानी का आरंभ महातो टोली के पंचों द्वारा पंचलाइट की खरीदारी अर्थात पंचलाइट की खरीदारी से होता है। पंचलाइट की खरीदारी के पश्चात उसे जलाने की समस्या गांव के सामने उत्पन्न होती है। आपने कहानी बेहतर सुना होगा बच्चों, समझा होगा, तो सारी चीजें आपके सामने देखिए वही प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसे हमको क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे। अब देखिए बच्चों, गांव वालों के द्वारा गोधन की खोज करना तथा गोधन का वापस गांव में आना कहानी का विकास है बच्चों। क्योंकि पंचलाइट जल रही है और पंचलाइट को जलाना मात्र गोधन ही जानता और उसको गांव से बाहर कर दिया गया है, तो अब उसी को लाया जाएगा। तो गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना व गांव में खुशहाली का माहौल बन जाना, पंचायत द्वारा गोधन को माफी
देना कहानी का अंतःचरण है। ये पूरे कहानी का सार है बच्चों कथावस्तु में। अतः कथानक की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूप से सफल है। इस कहानी की कथावस्तु स्वाभाविक, सहज, सजीव, कुतूहलवर्धक और गतिशील तथा मार्मिक दिखाई पड़ती है बच्चों। इसके अतिरिक्त कथानक में सरलता है, रोचकता है, संक्षिप्तता भी है, मनोवैज्ञानिकता है, यथार्थता मतलब अस्पष्टता भी, यथार्थ चीजों को दिखाया गया है और स्वाभाविकता व आंचलिकता आदि के अनेक विशेषताओं का समावेश है बच्चों इसमें। अब आइए हम चलते हैं पंचपात्र तथा चरित्र चित्रण, इसको देखते हैं। पहला कहानी अपने कथावस्तु कथानक पढ़ा। अब दूसरा पॉइंट बच्चों, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो देखिए दूसरा पॉइंट बच्चों पात्र और चरित्र चित्रण है। तो प्रस्तुत कहानी चूंकि आंचलिक कहानी है बच्चों, इसलिए प्रस्तुत कहानी अभी पहले ही सेंटेंस में बताया गया कि आंचलिक कहानी है। अतः इस कहानी के केंद्र में आंचल विशेष या क्षेत्र विशेष या और कोई पात्र या चरित्र केंद्र में नहीं है। जैसे कोई क्षेत्र विशेष या कोई पात्र की दृष्टि से नहीं ये कहानी है बच्चों। इसके बावजूद क्या है कि पंचलाइट कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पात्र गोधन ही है बच्चों, जो क्या पंचलाइट को जलाएगा, इसीलिए ये प्रमुख पात्र है। और इसको देश से गांव से निकाला कर दिया गया पंचायतों द्वारा, इसलिए ये प्रमुख पात्रों में आ जाता है। कहानीकार ने कुछ पात्रों के चरित्रों को उभारने की कोशिश की है। प्रस्तुत कहानी में सरदार हैं, दीवान है, मुनरी की माँ है, गुलरी काकी है और फुटंगी झा है आदि इस वर्ग के पात्र हैं सब। जबकि गोधन, मुनरी दूसरे वर्ग के कहानी के पात्र हैं बच्चों। सभी पात्र जीवंत प्रतीत होते हैं। उनके माध्यम से ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय बड़े ही यथार्थ रूप में प्राप्त होता है। लेखक को ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता मिली है बच्चों। इस प्रकार कहा जा सकता है कि फणीसर नाथ रेणु जी ने अपने पात्रों के माध्यम से ग्रामांचल का सजीव चित्रण किया है। और साथ ही साथ बच्चों देखिए लेखक ने ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय बड़े ही सजीव, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथा यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है बच्चों। ये तो हो गया आपका, देखिए बच्चों, परिचय पात्र हो गया, आपका पात्र का परिचय हो गया, चरित्र चित्रण हो गया। अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, कथोपकथन या फिर संवाद, इसे डायलॉग कहते हैं बच्चों। फिल्मों में से ही डायलॉग कहते हैं। किसी भी कहानी का आधार उसका डायलॉग होता है बच्चों, उसमें डायलॉग जो बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए बच्चों इसको हम देख लेते हैं, कथोपकथन संवाद अर्थात डायलॉग। पंचलाइट कहानी में लेखक ने कथोपकथन या संवादों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है। इस कहानी के संवाद सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, रोचक, आकर्षक, स्वाभाविक, सजीव तथा गतिशील और पात्रानुकूल है, अर्थात पात्र के अनुसार जो जैसे पात्र है उनका वैसे डायलॉग है, संवाद है। इसके संवाद कथा के विकास, पात्रों के चरित्र और उद्देश्य की अभिव्यक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। जो संवाद है, जो डायलॉग है बच्चों, तो इसकी जो कथा है, कहानी, इसके विकास में या पात्रों का जो चरित्र चित्रण है या जो कहानी का जो मेन उद्देश्य है बच्चों, इसका अहम भूमिका निभाया जा रहा है। संवादों के माध्यम से बिहार की ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण जीवन की अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अज्ञानता पर प्रकाश डालकर जीवंत वातावरण निर्मित किया गया है बच्चों इस कहानी के माध्यम से। जैसे मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनीली के कान में डाल दी, कनीली चिगो चिद चिद, अर्थात कनीली मुस्कुराकर रह गई, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली तू कहे तो सरदार से कहूं, अर्थात गोधन जानता है पंचलाइट जलाना बालना। कनेली बोली कौन गोधन जानता है बालना। लेकिन इस प्रकार इस कहानी के संवाद पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल कथाकार ने उनका चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है बच्चों। आपने देखा होगा जब आपने कहानी पढ़ा तो इसमें इस डायलॉग जो ये बोला गया है बच्चों कि मुनरी बोली, ये डायलॉग एकदम स्पष्ट रूप से दिखाया गया है वहां पर। आप कहानी को अवश्य पढ़िएगा बच्चों। अब देखिए हम लोग भाषा शैली पर फोकस देते हैं कि इस कहानी की भाषा कैसी है। पंचलाइट कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचलों में
बोली जाने वाली जन भाषा है। कैसी भाषा है? जो आम जनता की भाषा है वही भाषा है। अब देखिए बच्चों, ये सरल है, स्पष्ट है, रोचक है, स्वाभाविक, सजीव और आकर्षक है। गांव में प्रचलित विकृति शब्द रूपों का प्रयोग एक ओर वातावरण को यथार्थ बनाता है तो दूसरी ओर हास्य व्यंग के प्रयोजन की भी पूर्ति करता है। जैसे पुण्याह, मूलगैन, भगतिया, बैकार, पच्छक, पंपू, सलीमा आदि ये सब बच्चों आपके पात्र हैं कहानी के। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा और इसमें है। इस कहानी में ग्रामीण मुहावरों के प्रयोग से कथा की प्रभाव वृद्धि में योगदान मिला, अर्थात ग्रामीण में जो मुहावरे होते हैं उसका प्रयोग कर दिया गया, जिससे कि कथा और सुंदर लगने लगी है और रोचक लगने लगी है। जैसे नेम टेम, डेढ़ वेद, धुर खेल आदि। इस कहानी की शैली भाषा की तरह व्यवहारिक और भावानुकूल है बच्चों। लेखक ने इस कहानी में संवादात्मक, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग सहजता से किया है। इस कहानी की शैली गत विशेषताओं में स्वाभाविकता, सजीवता, प्रभावशीलता के गुण विद्यमान हैं। व्यंग्यात्मक शैली का एक उदाहरण जो कथा को जीवंत बनाता है बच्चों, वो है एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचलाइट कहानी भाषा शैली की दृष्टि से एक सफल कहानी है बच्चों। अब आइए 5वां पॉइंट हम देख लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है किसी भी कहानी का, जो हम पॉइंट पे अंडरलाइन कर रहे हैं बच्चों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आप अपने स्मरण में बनाए रखिएगा। निरंतर रिवीजन से ऐसा संभव होगा बच्चों। आप निरंतर इसको आप कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा, भले समय लगे, क्योंकि यही आपको नंबर दिलाएगा। पूरे 5 नंबर का आंसर होता है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेणु जी, देश और काल के आधार पर कहानी का विस्तार किया गया है बच्चों, बताया गया है। तो देखिए, रेणु जी अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी ग्रामीण परिवेश की आंचलिक कहानी है। इस कहानी में ये देश, काल और वातावरण की सजीवता पाठकों को सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उन्होंने इस कहानी में पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामीण वासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है बच्चों। यद्यपि इस कहानी में वातावरण का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वातावरण स्वयं जीवंत हो उठता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचलाइट कहानी देश का और वातावरण की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी है। अब आइए बच्चों, उद्देश्य की, किसी भी कहानी में उद्देश्य एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो उद्देश्य को आप समझिए बच्चों, इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद रखिएगा। प्रस्तुत कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है, तब ग्राम में सुधार की प्रेरणा दी है इस कहानी के माध्यम से। इसके साथ साथ यह भी संदेश दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। जैसे कि गोधन हो गया, उसको उसकी आवश्यकता आन पड़ी ना बच्चों, क्योंकि वो पंचलाइट वही जलाना जानता था, तो उसको क्या किया गया, देश गांव से निकाल दिया गया था, फिर भी वापस बुला दिया गया। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। इस कहानी से संदेश मिलता है, कोई भी अगर आवश्यकता हो, कोई भी बड़े से बड़ा संस्कार हो या बड़े से बड़ा कोई निषेध हो, प्रतिबंध हो, वो भी अनावश्यक हो जाती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। अतः कहानी के उद्देश्य या अंदेश के माध्यम से यह कहानी अच्छे से एकदम पूरी तरह सफल है बच्चों। आप शीर्षक को भी देख लेते हैं। कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है शीर्षक। देखिए बच्चों, ये सब आपको याद करना है। पंचलाइट कहानी का शीर्षक, अब जो कि नाम लिखा गया पंचलाइट, जो इस शीर्षक है ना बच्चों, तो इसको हमको बताना है कि क्या है शीर्षक का मतलब। शीर्षक कहानी, पंचलाइट कहानी का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त है और आकर्षक भी है। पंचलाइट शीर्षक की दृष्टि से यह उच्च स्तरीय कथा है, जिसमें एक घटना के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए दिखाया गया है। पंचलाइट शीर्षक कहानी का भाव, उद्देश्य और विषय वस्तु की दृष्टि से पूर्णतः सार्थक है।
संपूर्ण कहानी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आपने देखा होगा हर जगह पर शुरू से लेके आखिरी तक सारी कहानी सिर्फ पंच लाइन पर ही घूमती रह गई। आप पढ़ा है बच्चों आपने कहानी। इस प्रकार यह कहानी शीर्षक की दृष्टि से पूरी तरह सफल कहानी है। अब बच्चों ये तो हो गया आपका पहला प्रश्न, जो कि कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसके ये ऊपर जो हमने पढ़ा दिया यही आंसर बनेंगे। सभी जितने भी प्रकार के उसमें से क्वेश्चन पूछे जाए आप इसी आंसर को लिखेंगे। लेकिन बच्चों एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए, आप स्वयं अपने शब्दों में। तो ये एक प्रकार का अलग से क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। ऐसे ही 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको मात्र वही एक लिखना रहेगा। तो आइए बच्चों हम अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं कि हमने क्या समझा पंचलाइट कहानी से। तो फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय रहा है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं में अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है, प्रस्तुत किया सामने। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती ये भी दर्शाया गया इस कहानी के माध्यम से। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट किया गया है कि गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। अब देखिए बच्चों उद्देश्य में उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तथा उसे मन चाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ठीक है भैया तुम गाना गाओ सलमा वाला। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बट जाते हैं। वह आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। तो यही उद्देश्य है बच्चों। अब हमें पूरा विश्वास है कि चीजें आप समझ पा रहे होंगे और यही आंसर रहेगा बच्चों। आपको किसी भी प्रकार का देखिए क्वेश्चन हमने आपको कई प्रकार से प्रस्तुत कर दिया कि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कुछ अलग नहीं है। आपने इसको देख लिया, समझ लीजिए आपका ये कहानी जो है कंप्लीट हो गया बच्चों। हमने 2 कहानी आज कंप्लीट कर लिया है। इससे और रिलेटिव 2-3 जो भी और कहानी है उसको भी हम आगे इसे निरंतर पढ़ाते रहेंगे, समझते रहेंगे। इसी तरह बच्चों आप चैनल से जुड़े रहिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। आप अपनी परीक्षा में मैक्सिमम अंक लाए, यही हमारा पूरा उद्देश्य है बच्चों। और आप हिंदी के प्रति जागरूक हुए, ये भी हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हमने पढ़ाना प्रारंभ किया कि हम अपने बच्चों को हिंदी विषय के प्रति जागरूक भी करेंगे और हिंदी विषय स्ट्रॉन्ग भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हिंदी पर ही और अन्य भाषाएं और अन्य विषय में संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। तो आइए बच्चों चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है। आप जानते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। और आपने पूरी कहानी को समझा, सुना, इसके क्वेश्चन आंसर को सुना, पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग कीजिए।